Hello friends, good afternoon. This is Badal Rathore and welcome to Shiksha Vikalp. So today we are going to start one of the most beautiful, most wonderful novel, that is Things Fall Apart, which was written by a famous Nigerian writer, Chinua Achebe. So let's start our novel, our video with the introduction of Chinua Achebe. सो फ्रेंड्स चिनुआ अचेबे का जो बर्थ था वो 16 नवंबर 1930 को होता है एंड देन डेथ होती है इनकी 21 मार्च 2013। ही वॉज अ नाइजीरियन नॉवलिस्ट, पोइट, प्रोफेसर एंड क्रिटिक। ये एक नॉवलिस्ट थे, पोइट थे, प्रोफेसर थे और क्रिटिक थे। ही वॉज अवॉर्डेड नाइजीरियन नेशनल अवार्ड एंड सेंट लुइस लिटरेरी अवार्ड, द ड्रोथी एंड लिथियन ग्लैश प्राइज, and his famous works were Things Fall Apart, No Longer at Ease, Arrow of God, A Man of the People। ये कुछ फेमस वर्क्स हैं जो चिनुआ अचेबे ने अपने लाइफ में लिखे और ये काफ़ी फेमस हुए। Things Fall Apart by Chinua Achebe, which was written and published in 1958, and it was a debut novel of Chinua Achebe। चिनुआ अचेबे के लाइफ का ये सबसे पहला नावल था and in which he tries to show the pre-colonial era of Nigeria and pre-colonial life in Nigeria कि pre-colonial colonial period से पहले की जो लाइफ थी नाइजीरिया की वो कैसी थी। देन अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस के आने के बाद वहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम्स आई, कौन सी चेंजेस आई उनके कल्चर में, उनके लाइवलीहुड में। तो ये सारी चीज़ें इसमें रिफ्लेक्ट की हैं, शो की हैं, हाईलाइट की हैं चिनुआ अचेबे ने। एंड ये जो टाइटल थिंग्स फॉल अपार्ट है ये चिनुआ अचेबे ने W.B. यीट्स की एक पोइम थी उस पोइम से लिया हुआ है। तो इस पोइम से जब इस टाइटल को लिया थिंग्स फॉल अपार्ट को, तो उसके बाद की हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। थिंग्स फॉल अपार्ट इज़ अ फेमस नॉवल रिटन बाय चिनुआ अचेबे हु इज़ नोन एज अ मॉडर्न नाइजीरियन नॉवलिस्ट। चिनुआ अचेबे जो कि एक मॉडर्न नाइजीरियन नॉवलिस्ट है, एक फेमस नॉवल लिखा है इन्होंने थिंग्स फॉल अपार्ट। इट इज़ पब्लिश्ड इन 1958। The novel is written in English, which means that in addition to being a popular book in African schools, the novel has been widely read and taught outside of Africa। The title of this novel has been taken from the famous poem of W.B. Yeats, The Second Coming। जो हमने पहले भी देखा कि इसका जो टाइटल है वो W.B. Yeats की पोइम द सेकंड कमिंग से लिया गया है। Novel start with Okonkwo is a wealthy and respectable warrior। ओकोंको जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो ऑफ द नॉवल है, बोलते हैं नॉवल जो है वो स्टार्ट होती है ओकोंको से, जो कि एक काफ़ी वेल्दी रिस्पेक्टेबल वॉरियर था अपने गांव का, हु बिलोंग्स टू ए लोअर नाइजीरियन ट्राइब, जो कि एक नाइजीरियन ट्राइब इग्बो ट्राइब से जो बिलोंग करता था। ही इज़ ऑल्सो अ रेसलिंग चैम्पियन। इसने रिसेंटली एक रेसलिंग जो है जीती हुई है, जिससे इसको काफ़ी फेम मिली है, काफ़ी प्राइड इसमें आया है। वो उस चैम्पियन बनने के बाद उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो बदलाव हुआ है, वहाँ से उसको ये एक काफ़ी फेमस बनने की जो अपॉर्चुनिटी है वो मिली थी। हिज फादर नेम वाज नोको हु टेक अ लॉट ऑफ डेब्ट्स फ्रॉम अदर्स। इनके फादर का नाम अनोको था, जिसने हमेशा डेब्ट्स उधार लिया हुआ था सबसे और किसी का उधार ये वापस नहीं देता था। इनोको डाइड इन डिसरिप्यूट। ये काफ़ी डिसरिप्यूट में इसकी डेथ होती है इनोको की, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बदनामी के साथ इसकी डेथ होती है। एंड लिविंग मनी विलेजर्स डेबट्स अनसेटल्ड। इसने जो उधार लिया हुआ था उसको बिना चुकता किए ही इसकी डेथ हो जाती है। ओकोंको हैज़ अ 12 years old सन नेम्ड नॉय। इसका एक 12 year old चाइल्ड होता है जिसका नाम नॉय होता है। होम ही फाइंड्स लेजी अकोंको वरीज दैट नॉय विल एंड अप अ फेलियर लाइक उनोको। तो अकोंको के मन में हमेशा एक टेंशन रहती थी, एक चिंता रहती थी कि कहीं ये उनोको यानी कि मेरे फादर की तरह ना निकल जाए मेरे लड़का, क्योंकि वो काफ़ी लेज़ी था, काफ़ी वीक था। तो इसको ये टेंशन जो थी अकोंको को रहती थी। Once a man from a neighboring village kills one of the women from a Konko village,
A peace settlement requires the son of the man who killed the women to come live in a Conco's village। एक बार क्या होता है, एक आदमी जो है नेबरिंग गांव का एक आदमी, एक पास वाले नियर बाई विलेज का एक आदमी जो है वो एक औरत को मार देता है, वो कोंको के गांव की एक औरत को। जबकि वो झगड़ा नहीं चाहते थे, वो कोंको के गांव से झगड़ा करना नहीं चाहते थे, लड़ाई को और बढ़ाना नहीं चाहते थे। उन्होंने क्या किया कि सेटलमेंट के लिए एक लड़की अपने गांव से दी, जिसकी वाइफ मारी, उसको एक लड़की दी और साथ में ही उसका एक लड़का भी इन्होंने दिया, ताकि ये जो सेटलमेंट है वो यहीं पर हो जाए, कोई और प्रॉब्लम दोनों गांवों के बीच में शुरू ना हो। कोंको हिमसेल्फ टेक्स द बॉय इन एंड दे डेवलप अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। वो कोंको ने उस लड़के को अपने पास रखा और उनके बीच में काफ़ी अच्छा बॉन्ड जो है वो डेवलप हो गया। That boy name was Ikemofna and Ikemofna soon starts to call Okonkwo father। जबकि वो इतना घुल मिल चुके थे 3 सालों में, इसलिए अब ओकोंको को वो फादर ही बुलाने लगा। After 3 years, when the oldest man of the tribe, Zudo, informs Okonkwo that Ikemofna must be killed। क्या होता है 3 साल के बाद, जब एक सीनियर पर्सन ऑफ द विलेज जिसका नाम जियोदो था, वो इन्फॉर्म करता है कोंको को कि हमें अब ये जो इकैनोफना था, इसकी अब हमने इसका जो टाइम था वो पूरा हो चुका है, अब हमने इसको मारना होगा। ठीक है। He advised him not to participate in the killing since the boy calls you father। तो ये जो ज़िदो था, इसने कहा ठीक है, अगर आप नहीं मार सकोगे, क्योंकि ये अब ये लड़का आपके साथ अच्छी बॉन्डिंग इसकी हो गई है, आप इसको नहीं मार सकोगे, मैं मार देता हूँ, आप उसे मेरे पास भेज दो। सो कोंको हिमसेल्फ किल्स द बॉय। कोंको जो था उसने खुद ही उस लड़के को मार दिया। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कहीं गांव वालों की नज़र में मैं वीक ना पड़ जाऊँ, कि गांव वालों को ये ना लगे कि अकोंको जो है अपने फादर की तरह वीक है, इसलिए वो इकेमोफना को अपने हाथों से खुद ही मार देता है। ठीक है। सोन ज़्यूदो पासिस अवे। अब वो जो ज़्यूदो था उसकी डेथ हो जाती है। ड्यूरिंग हिज बिराइल और फ्यूनरल अकोंको एक्सीडेंटली किल्ड ज़्यूदोज 16 ईयर्स ओल्ड सन। तो जब वो उसके फ्यूनरल में जा रहे थे, वहाँ पर एक्सीडेंटली गलती से ओकोंको के हाथ से एक गन चली और उससे जो गोली लगी वो उस जुडो के 16 साल के लड़के को लगी और वो मर गया। ठीक है। अब इसने जो क्राइम किया था, विलेजर्स ने क्या सोचा, ही मस्ट स्पेंड 7 ईयर्स इन एग्जाइल, कि अकॉर्डिंग टू उनके जो ट्रेडिशंस थे, अपने ट्राइबल ट्रेडिशंस थे, उनके अकॉर्डिंग अब कोंको ने जो क्राइम किया था उसके लिए उसको 7 साल अपने गांव से बाहर जाकर एग्जाइल, एक वनवास की तरह 7 दिन 7 साल जो थे वो बाहर कहीं काटने होंगे। ठीक है। During their time in exile, Okonkwo and his family work hard to start a new farm in Okonkwo's motherland। जिस टाइम पर वो एग्जाइल पे था ओकोंको, उसकी फैमिली ने क्या किया, एक न्यू फॉर्म, न्यू वर्क, न्यू स्टार्टअप शुरू करने की कोशिश की उसकी मदरलैंड मबंता में। मबंता उसकी मदरलैंड है। His mother's kinsman treats him them kindly, but Okonkwo is extremely discouraged by the circumstances। He plans for the day he can return to his rightful place in Umofia। Then वो जब वहाँ से आता है, Akomo is extremely discouraged by the circumstances। He plans for the day he can return to his rightful place in Umofia। अब उसको लगता है मुझे फिर से Umofia अपनी rightful place पे जाना चाहिए। While the work in Mabanta, the white men arrive in his village, they bring Christianity more and more in Igbo people and converted their religion। क्या होता है जब वो वहाँ जाता है, उसको वहाँ पर क्या दिखता है कि वाइट मैंस यानी कि ब्रिटिशर्स जो हैं उसके विलेज में आ चुके थे और उन्होंने वहाँ पर क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार जो था, क्रिश्चियनिटी रिलीजन का जो प्रचार प्रसार था उसको वहाँ पर बढ़ाना शुरू कर दिया था। एंड सम ऑफ द पीपल्स हु वर कन्वर्टेड देयर रिलीजन। तो इग्बो ट्राइब के कुछ पीपल्स ने अपना धर्म भी परिवर्तन कर दिया था। कोंकोज सन नोआई आल्सो कन्वर्ट दियर रिलीजन। तो मिस्टर ब्रोन जो था उसके इन्फ्लुएंस में आकर कोंको का जो बेटा था नोआई, उसने भी अपना धर्म जो था वो कन्वर्ट कर दिया, रिलीजन को कन्वर्ट कर दिया क्रिश्चियनिटी में। एंड नाउ ही इज़ बिकम क्रिश्चियन। तो अब एक क्रिश्चियन बन गया था। ठीक है। पॉपुलर फॉर हिज पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग अप्रोच। ये जो मिस्टर ब्राउन था,
ये व्हाइट मैन था जो कि पॉपुलर था अपने पेशेंस के लिए और अंडरस्टैंडिंग अप्रोच के लिए। ही हैज़ बिल्ट schools and hospital and many villagers are enrolling their children in the school। इसने क्या किया, ये इस विलेज की बेहतरी के लिए वहाँ पर स्कूल खोले, हॉस्पिटल्स खोले, सो दैट वहाँ के जो विलेजर्स थे उन्होंने अपने बच्चे स्कूल्स में भेजना शुरू कर दिया। एंड दे कैन वन डे बिकम क्लर्क्स आर टीचर, सो दैट ये चाहता था कि विलेजर्स भी चाहते थे कि उनके बच्चे भी एक दिन जो हैं टीचर्स बने, क्लर्क बने, इसलिए उन्होंने स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। हाउएवर सोन आफ्टर कोंकोज रिटर्न मिस्टर ब्राउन लीव्स द कंट्री ड्यू टू हेल्थ रीज़न। क्या होता है, मिस्टर ब्राउन को कुछ हेल्थ इश्यूज़ के कारण कंट्री को छोड़ना पड़ता है। वंस कोंको अलॉन्ग विद सम विलेजर्स बर्न डाउन a church। The district commissioner was upset by the burning of the church and requested that the leader of Himofia meet with him। तो क्या होता है उसमें, वो बदले की भावना जो थी उसमें आई कि इन्होंने हमारे ट्राइब में आकर मेरे गांव के साथ इतना छेड़छाड़ किया, हमारे ट्रेडिशंस के साथ इतनी छेड़छाड़ की वाइट मैंस ने। तो उन्होंने कुछ लोग अपने साथ जोड़े। अब कुछ लोग कोंको ने अपने साथ लिए और उन लोगों को साथ में लेकर चर्च जो थी वहाँ पर उसको जला दिया। जब ये बात डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को पता चलती है वो काफ़ी नाराज़ होते हैं और वो बुलाते हैं कुछ लीडर्स यूमोफिया के कि आप इधर आओ, मुझे आपसे मिलना है, ठीक है। दे आर thrown to jail where they suffer insults and physical abuse. After the prisoners are released, Konko kills their leader with his machete to take revenge. None of the villagers support Konko in this incident। तो जब उनको उधर बुलाया गया था जेल में, वहाँ पर बुलाकर उनके साथ कुछ फिजिकल अब्यूज़ हुआ, उनको मारा गया, ठीक है। देन उसने अपने लीडर को, उसके बाद कोंको किल्स देयर लीडर विद हिज मैचटे। उसने अपने गन से उसको भी मार दिया, अपने लीडर को, ताकि वो बदला ले सके, रिवेंज ले सके। नन ऑफ द विलेजर्स सपोर्टेड ओकोंको इन दिस इंसिडेंट, बट किसी भी विलेजर ने ओकोंको का साथ इसमें नहीं दिया। व्हेन द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर अराइव्स एट ओकोंकोज कंपाउंड ही फाइंड्स दैट ओकोंको हैज़ हैंग्ड हिमसेल्फ। तो जब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर वहाँ पर पहुँचता है तो उसने देखा कि ओकोंको ने आत्महत्या कर ली थी, वो लटका हुआ था, उसने फांसी दे दी थी अपने आप को। अकॉर्डिंग टू ओकोंकोज ट्रेडिशन बिलीव सुसाइड इज़ नॉट अलाउड। अब जो अकोंको का जो ट्रेडिशन था, जो इग्बो ट्राइब का जो ट्रेडिशन था, उनके अकॉर्डिंग, नाइजीरियन का जो ट्रेडिशन था उनके अकॉर्डिंग सुसाइड जो है वो अलाउड ही नहीं है उनके धर्म में। सो दैट नो वन टच ओकोंकोज बॉडी, किसी ने भी ओकोंको की बॉडी पे हाथ नहीं लगाया, उसको छुआ तक नहीं। द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर फाइंड्स देयर कस्टम इंटरेस्टिंग। और जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर था उसको उनका कल्चर जो था, कस्टम जो था, रिवाज जो था, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। मेकिंग नोट ऑफ इट फॉर हिज बुक ऑन नाइजीरिया। तो उसने उसको नोट कर लिया क्योंकि वो बुक लिख रहा था नाइजीरिया पे, विच ही प्लान्स टू टाइटल द पेसिफिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर नाइजीर। ये टाइटल देकर वो एक बुक लिख रहा था, तो उसने इस चीज़ को नोट किया कि कैसे नाइजीरिया में ये कस्टम है, उस कस्टम को वो अपनी बुक में अब पुट आउट करेगा। एट द एंड थ्रू दिस नावल अचेबे वांट्स टू से फॉर ऑल हिज लाइफ Okonkwo forced dying like his father. Although Okonkwo had lived with his life as a hard-working man who was a great leader and warrior in his tribe, Okonkwo dies in a disgraceful manner, एक शर्मनाक मौत से मरा हो। Achebe's message throughout the novel is that change can be devastating। तो ये मैसेज हमें अचेबे देती है इस नावल के थ्रू, दैट चेंज कैन बी डिवास्टेटिंग। तो इस लाइन को आप अच्छे से ध्यान में रखें कि चेंज कैन बी डिवास्टेटिंग इज़ अ मैसेज बाय चिनुआ अचेबे इन द नावल थिंग्स फॉल अपार्ट। In this first part of Things Fall Apart, we follow Okonkwo, a respected warrior in the Igbo village of Imofia, as he struggles with his identity, family dynamics, and cultural changes affecting his society। फर्स्ट पार्ट में हम क्या देखते हैं कि ये जो ओकोंको है ये काफ़ी रिस्पेक्टफुल वॉरियर होता है इग्बो विलेज या इमोफियो का। ये स्ट्रगल करता है अपनी आइडेंटिटी के साथ, अपनी फैमिली डायनेमिक्स के साथ, जो अपनी फैमिली को डरा कर रखता था, बच्चों को, अपनी वाइफ्स को मारता था। एंड कल्चरल चेंजेस अफेक्टिंग हिज सोसाइटी, कैसे वाइट मैन्स कलोनलिज्म के बाद
इनकी सोसाइटी में, इनकी ट्रेडिशंस में जो छेड़छाड़ हुई, उससे उसको काफ़ी दिक्कत हो रही थी। की करैक्टर्स एंड बैकग्राउंड। अब करैक्टर्स देखेंगे कि व्हाट आर द करैक्टर्स, हु आर द करैक्टर्स। फर्स्ट वन इज़ ओकोंको, जो कि प्रोटैगनिस्ट है हमारे स्टोरी का, अ प्रोमिनेंट एंड वेल्दी मेंबर ऑफ द यूमोफियन क्लैन। Okonkwo is driven by a fear of failure and desire to distance himself from his father. Inoko was known for his laziness and debts. इनोको जो ओकोंको का फादर था, वो जाना जाता था अपनी लेजीनेस और डेब्ट्स के लिए। उसने काफ़ी उधार लिए हुए थे और वो काफ़ी लेजी इंसान था। ये नहीं चाहता था कि मैं भी वैसा कुछ बनूं। ही इज़ डिटरमाइंड टू बी एज अनसक्सेसफुल फार्मर एंड वॉरियर, अर्निंग रिस्पेक्ट एंड स्टेटस इन हिज कम्युनिटी। ठीक है। सेकंड वन इज़ नॉय, ओकोंको's eldest son। ओकोंको का जो एल्डेस्ट सन था, whom ओकोंको व्यू एज वीक एंड लेजी, रेमिनिसेंट ऑफ हिज ग्रैंडफादर, जिसमें एक छवि दिखती थी उसके ग्रैंडफादर की। तो ओकोंको को इसकी भी बड़ी टेंशन होती थी कि ये कहीं अपने ग्रैंडफादर की तरह ना बन जाए। थर्ड character is Ikmofena, a boy given to Okonkwo's family as part of a peace settlement। तो peace settlement के लिए जो ओकोंको की फैमिली में जो लड़का आया था, that is Ikmofena। He becomes close to Noi and is seen as a son of Okonkwo, despite Okonkwo reluctance to show affection, right? Some major events of the novels। तो फर्स्ट वन इज़ ओकोंको's rise। हाउ ओकोंको राइज, तो इसको आप खुद ही रीड आउट कर लें। जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन तैयार करना है, क्वेश्चन फ्रेम करना है, यू कैन डू दिस इन दैट वे। सेकंड वन इज़ इकेमोफिनाज अराइवल। वो कैसे आया, क्यों आया, ये सारी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो आप यहाँ से टेक्स्ट को देखकर पता कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ कन्फ्लिक्ट एंड ट्रेजिडी। क्या कन्फ्लिक्ट और ट्रेजिडी थी? जब 3 साल बाद विलेज पर आया, इक्वेमफना मारा गया। डिस्पाइट दिस एंड दिस, ये सारी चीज़ें आप इस स्टोरी में देख सकते हैं। द वीक ऑफ पीस, एग्जाइल, उसको क्यों एग्जाइल हो गया, ये सारी चीज़। देन नेक्स्ट इज थीम्स। व्हाट आर द थीम्स? तो थीम्स हमारी सबसे पहले इधर आती हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट एक्सप्लोर थीम्स ऑफ मैस्कुलिनिटी, क्योंकि वहाँ पर मेल डोमिनेंस, वो अपनी फैमिली पर जो डोमिनेंस दिखा रहा था कि मेल इज़ ओनली सुपीरियर, मेल शुड बी स्ट्रॉन्ग, मेल शुड बी वेरी टॉक्सिक। यानी कि स्ट्रॉन्ग दिखने के लिए वो कुछ भी करता था। तो ट्रेडिशन, स्ट्रगल बिटवीन पर्सनल डिज़ायर एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। अब उसकी कुछ पर्सनल डिज़ायर्स थी बट सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस भी थी उस पे ले। तो ऐसी कुछ स्ट्रेंथ और वल्नरेबिलिटी, स्ट्रगल बिटवीन चेंज एंड ट्रेडिशन, ये थीम है। देन वी हैव थीम ऑफ वेरिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ मैस्कुलिनिटी थीम। देन वी हैव लैंग्वेज एज अ साइन ऑफ कल्चरल डिफरेंस। यू कैन गो थ्रू अ डीप sigh. So next one is generational divide, then pride, then we have repression. Repression, he represses his emotion because more than anything else he fears appearing weak and effeminate। क्योंकि रिप्रेशन ये था कि वो स्ट्रगल कर रहा था कि कोई ये ना कह दे कि ये भी वीक है। तो ओकोंको जो था वो वीक नहीं बनना चाहता था। ड्रम लैंग्वेज, जो कि काफ़ी फेमस थी। किसी भी चीज़, किसी भी सेरेमनी के इनिशियल में स्टार्ट होने से पहले, किसी भी सेरेमनी के स्टार्ट होने से पहले ड्रम बजाया जाता था। ठीक है। देन दिस इज़ थिंग्स फॉल अपार्ट द समरी। ये समरी है। अगर आपको समरी चाहिए होगी तो यू कैन आल्सो गो थ्रू समरी। दिस इज़ समरी ऑफ दिस नॉवल। थैंक यू वेरी मच।